नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 3.4 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.4 का बेसिक पार्ट। यह है प्रश्न संग्रह 3.4 का बेसिक पार्ट। यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया, सबसे पहले हमको दे दिया गया है कृति। तो यहाँ पे देखोगे एक कृति करके दिया गया है। क्या बोला गया है, सुविधाजनक लंबाई वाले रेख ए बी खींचिए। सबसे पहले हम लोग एक ए बी खींचेंगे, उसके मध्य बिंदु को यम नाम दे। मध्य बिंदु का मतलब क्या हो गया, यहाँ से इसके एकदम बीच में सेंटर में यम नाम देना है। बिंदु यम से जाने वाली रेखा यल खींचिए जो रेख ए बी पर लंब हो। यहां से हमको क्या करना है, लंब खींचना है। तो हम लोग क्या करते थे, एक ऐसा बनाते थे, एक ऐसा बनाते थे। अब यहाँ से एक चाप यहाँ पे खींचते थे, एक चाप यहाँ पे खींचते थे, फिर यहाँ से एक चाप ऐसे खींच करके, ऐसे चाप खींच करके इसको मिला देते थे। हम लोगों ने 8वीं में यही तो किया है ना, इसी तरीके से किया है 8वीं में। बिंदु यम से जाने वाली रेखा यल खींचिए जो रेख ए बी पर लंब हो। यहाँ पे देखोगे ये क्या हो जाएगा, ए बी पर लंब हो जाएगा। रेखा यल रेख ए बी की लंब समद्विभाजक रेखा है, यह ध्यान में आया क्या? मतलब हम लोगों ने 8वीं में कुछ इस तरीके से बनाया था। अब यहाँ पे क्या बोला गया, रेखा यल पर कहीं भी एक बिंदु पी लीजिए। अब यहाँ पे देखोगे यही चीज को यहाँ पे इस तरीके से बनाया गया है और यहाँ पे हमको बोला गया है यहाँ पे बिंदु पी लीजिए। पी ए तथा पी बी इन दूरियों की तुलना विभाजक से करें। देखोगे यहाँ से पी से ए की दूरी और यहाँ से पी से बी की दूरी, ये जो दूरी है वो विभाजक से इसका तुलना करना है कि मतलब ये बराबर है या नहीं है। क्या पता चला, पी ए बराबर पी बी, ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है। हम लोग अगर इसको मापन पट्टी से मापेंगे, स्केल से मापेंगे तो भी, और विभाजक से भी चेक करेंगे तो भी ये पता चलेगा कि ये दोनों दूरी सेम है। विभाजक का मतलब क्या होगा, जो गोला प्रकार में इस तरीके से जो सुई वाला रहता है, जो गोला प्रकार में रहता है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, विभाजक कहते हैं। पेंसिल वाला नहीं, सिर्फ दोनों वाला सुई वाला। तो इसको इधर से चेक करोगे तो ये बराबर आएगा। इससे पता चलता है कि रेखाखंड के लंब समद्विभाजक का प्रत्येक बिंदु रेखाखंड के अंत बिंदुओं से समदूरस्थ होता है। जिससे ये यहाँ पे ये जो दूरी है ये क्या हो जाएगी, ये इसके बराबर हो जाएगी। अगर सपोज करो कि कोई भी बिंदु यहाँ पे लिया गया तो ये भी जो ए से दूरी रहेगा और ये यहाँ से बी से दूरी, ये भी बराबर आएगी। अगर यहाँ पे बिंदु हम लोग लेते हैं तो अभी ये ए से दूरी और यहाँ से ये बी की दूरी, ये भी बराबर आएगा। ऐसा ये हमको सिद्ध करना है। अब क्या बोला गया है, अब कंपास की सहायता से बिंदु ए तथा बी से समान दूरी पर स्थित बिंदु सी तथा डी ऐसे कुछ बिंदु लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे ये बिंदु ले लिया, ये बिंदु ले लिया, ऐसा लेना है। सभी बिंदु रेखा यल पर ही है ना, मतलब यहाँ पे चेक करना है रेखा यल पे। ये देखोगे यही वाला रेखा है यल है, हमने एक यहाँ पे लिया था, दूसरा यहाँ पे लिया था। इससे ध्यान में आता है कि रेखाखंड के अंत बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु उस रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर होता है। तो कहने का क्या मतलब है, जो ये वाली दूरी अगर इसके बराबर है, ये वाली दूरी इसके बराबर है, तो सब किस पे आएगी, रेखा यल पे आएगी। उपर्युक्त दोनों गुणधर्म लंब समद्विभाजक के प्रमेय के 2 भाग हैं। अब इसे हम सिद्ध करेंगे। तो हम लोग जो ये लंब समद्विभाजक 8वीं में खींचते थे उसको हम लोग यहाँ पे प्रमेय के रूप में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया, आओ जाने, मतलब अभी हम लोग 9th में हैं, 8वीं वाला तो वो था, अब हम लोग 9th में हैं। 9th में हमको क्या क्या समझना है, सबसे पहले समझते हैं लंब समद्विभाजक का प्रमेय। तो ये देखोगे लंब समद्विभाजक का प्रमेय का मतलब क्या हो गया, देखोगे यहाँ पे ये है और ये इसका लंब समद्विभाजक है। यल रेखा क्या है, ए बी का लंब समद्विभाजक है। तो इसका प्रमेय में क्या बोलता है, भाग 1 में क्या दिया गया है, रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस रेखाखंड के अंत बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। देखोगे यहाँ पे ए बी का रेखा यल जो है लंब समद्विभाजक है, तो यहाँ पे जो भी बिंदु रहेगा, जैसे यहाँ पे P है, ये जो P है वो PA और PB ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी तो आएगा ना, समान दूरी पर होता है।
तो इसके दत्त में क्या दिया गया, रेखा यल रेख ए बी का लंब समद्विभाजक रेखा है जो रेख ए बी को बिंदु एम पर प्रतिच्छेदित करती है। बिंदु पी रेखा यल पर स्थित कोई एक बिंदु है। देखो कि बिंदु पी कोई भी एक बिंदु है, किस पे है, रेखा यल पे है। ए बी का लंब समद्विभाजक क्या है, रेखा यल है। और क्या बोला गया है, जो रेखा यल है वो ए बी को एम पर प्रतिच्छेदित करता है, ऐसा हमको बोला गया है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, पी ए बराबर पी बी, यही तो हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखोगे लिखा है लेंथ ऑफ पी ए बराबर लेंथ ऑफ पी बी। अब रचना में हम लोग क्या करते हैं, ए पी तथा बी पी खींचते हैं। यहाँ पे देखोगे ए पी और यहाँ पे बी पी ये खींचेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। तो यहाँ पे उत्पत्ति में क्या आएगा, त्रिभुज पी एम ए और पी एम बी में देखोगे पी एम ए ये वाला त्रिभुज और पी एम बी ये वाला त्रिभुज। तो इसमें ध्यान से देखोगे ए एम है और यहाँ पे बी एम है। ए एम बी एम क्या हो जाएगा, एम इसका मध्य बिंदु है तो ये क्या हो जाएगा ए एम और यहाँ पे बी एम दोनों बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पे ये जो कोण दिया गया पी एम ए और पी एम बी ये जो कोण दिया गया ये कितना है, 90 अंश है, ये 90 अंश है। और उसके बाद में देखोगे पी एम जो है वो क्या है, सामान्य रेखा है। वही चीज तो लिखा है, देखोगे रेख पी एम सर्वांगसम रेख पी एम सामान्य भुजा और कोण पी एम ए सर्वांगसम कोण पी एम बी प्रत्येक सम कोण है। देखोगे पी एम ए और पी एम बी 90 अंश का है। और रेख ए एम सर्वांगसम रेख बी एम, तो यहाँ पे देखोगे रेख ए एम सर्वांगसम रेख बी एम, ये एम इसकी मध्य बिंदु है। तो कौन सी कसौटी आ जाएगी, देखोगे ये वाली भुजा है, ये कोण है, ये भुजा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, भुजा कोण। भुजा कसौटी से ये सिद्ध हो जाएगा। भू को भू कसौटी से ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि पी ए सर्वांगसम पी बी। तो वही चीज तो यहाँ पे भी लिखा है, इसलिए रेख पी ए सर्वांगसम रेख पी बी ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ऐसा हम लोग लिखते हैं। तो इसलिए लेंथ ऑफ पी ए बराबर लेंथ ऑफ पी बी, ऐसा हम लोग लिख सकते। इससे सिद्ध होता है कि किसी रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उसके अंत बिंदुओं से समदूरस्थ होते हैं। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। यहाँ पे देखोगे भाग 2 में हमको इसी का उल्टा दिया गया है। क्या बोला गया है, रेखाखंड के अंत बिंदुओं से समदूरस्थ कोई भी बिंदु उस रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर होता है। मतलब हमको क्या बोला गया, देखोगे आकृति सेम है तो हमको क्या बोला गया इसमें बोला गया है कि पी ए जो है वो पी बी के बराबर है। ए एम जो है इसका मध्य बिंदु है तो यहाँ पे ए एम जो है बी एम के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या निकालना है कि ये लंब समद्विभाजक होता है। तो लंब समद्विभाजक होता है का मतलब क्या हो गया, ये हमको बताना है, ये प्रूफ करना है कि ये 90 अंश का होता है। तो यहाँ पे देखोगे दत्त में क्या दिया गया है, रेखाखंड ए बी के अंत बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी है। देखोगे समान दूरी पर क्या है, यहाँ पे बिंदु पी है अर्थात पी ए बराबर पी बी, मतलब पी ए बराबर हमको दिया गया है पी बी, मतलब ये दत्त में ही दे दिया गया। सिद्ध क्या करना है, बिंदु पी रेख ए बी के लंब समद्विभाजक पर है। बिंदु पी जो है ए बी पर लंब समद्विभाजक पर है। लंब समद्विभाजक पर है का मतलब क्या हो गया, 90 अंश पे हमको बताना है। और इसके रचना में क्या करेंगे, रेख ए बी का मध्य बिंदु यम लेकर के रेखा पी एम खींचेंगे। तो यहाँ पे देखोगे ये जो यम है ये इसका क्या लेना है, मध्य बिंदु लेकर के पी एम कुछ इस तरीके से खींच लेना है। अब हम लोग यहाँ पे सिद्ध करते हैं तो इसके उत्पत्ति में क्या आ जाएगा, त्रिभुज पी ए एम तथा त्रिभुज पी बी एम में देखोगे पी ए एम और पी बी एम में क्या आएगा, रेख पी ए सर्वांगसम पी बी। देखोगे पी ए सर्वांगसम पी बी ये क्या है, ये आ जाएगा दत्त से, क्योंकि ये दत्त में हमको दिया गया है। देखोगे पी ए बराबर पी बी और क्या बोला गया है, रेख ए एम सर्वांगसम रेख बी एम। देखोगे ए एम सर्वांगसम बी एम, तो ये क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु यम है, यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु यम है। जब मध्य बिंदु रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। और क्या बोला गया, रेख पी एम सर्वांगसम सामान्य भुजा। देखोगे पी एम ये वाले त्रिभुज में भी है और पी एम ये वाले त्रिभुज में भी है, तो ये क्या हो जाएगा, रेख पी एम सामान्य भुजा हो जाएगी। तो ये लिखेंगे रेख पी एम। अब यहाँ पे देखोगे तीनों आ गया ना, इसलिए त्रिभुज पी ए एम सर्वांगसम त्रिभुज पी बी एम। तो ये कौन सी कसौटी हो जाएगी, देखोगे ये भुजा है, ये भुजा है और ये भी भुजा है,
इसका मतलब ये क्या हो गया, भू 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 कसौटी हो जाएगी, भू 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 कसौटी से ये सिद्ध हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कोण PMA सर्वांग सम कोण PMB। देखोगे PMA ये वाला कोण और PMB ये वाला कोण, ये क्या हो जाएगा, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण हो जाएगा। लेकिन हमको पता है कि PMA और PMB ये वाले कोण का टोटल होता है 180 अंश का। इसका यहाँ पे रीजन क्या आएगा, रेखीय युगल कोण, रेखीय युगल कोण कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे देखोगे इसको हम लोग लिख सकते हैं PMA प्लस, अभी देखोगे यहाँ पे PMB है ना, तो PMB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PMA लिख सकते हैं। इसलिए PMA बराबर 180 अंश। तो यहाँ पे देखोगे कोण PMA प्लस कोण PMA बराबर 180 अंश। देखोगे यही आ गया ना, कोण PMA प्लस कोण PMA बराबर 180 अंश। तो ये क्या हो जाएगा, एक PMA और एक PMA, मतलब ये हो गया 2 PMA बराबर, ये यहाँ पे आ जाएगा 180 अंश। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसलिए कोण PMA बराबर ये हो जाएगा 180 बटे में 2, तो ये हो जाएगा 90 अंश। तो ये हो जाएगा कोण PMA बराबर 90 अंश। देखोगे यही आ गया है, कोण PMA बराबर 90 अंश। जब ये 90 अंश का हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि PM जो है लंब है AB पर। तो यहाँ पे देखोगे लिख लिया है, इसलिए रेख PM लंब है रेख AB पर। इसी प्रकार रेख AB का यम यह मध्य बिंदु है, ये रचना से हो गया। इसलिए रेखा PM यह रेख AB का लंब समद्विभाजक रेखा है, अर्थात बिंदु P रेख AB के लंब समद्विभाजक पर है, ऐसा हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। अब उसी तरीके से हमने क्या देखा, लंब समद्विभाजक का प्रमेय देखा। अब यहाँ पे क्या बोला गया, कोण समद्विभाजक का प्रमेय। तो आप लोग 8वीं में किए होंगे, ऐसा कोण बना करके फिर यहाँ पे ऐसा एक चाप खींचते थे, तो फिर यहाँ पे एक बिंदु रख करके एक चाप ऐसा खींचते थे, दूसरा चाप ये ऐसा खींचते थे और इसको कुछ इस तरीके से मिला देते थे। 8वीं में आप लोग ऐसा किए हो। वही चीज को यहाँ पे भी प्रमेय में दर्शाया गया है। तो इसमें भी भाग 1 में कैसा दिया गया है, कोण के समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस कोण की भुजाओं से समदूरस्थ होती है। मतलब यहाँ पे जैसे देखोगे यहाँ पे ये बिंदु कटी है, तो ये वाली जो दूरी है और ये वाली दूरी है, क्या ये दोनों बराबर होंगी क्या, ऐसे ही यहाँ पे हमको बताना रहता है। तो यहाँ पे देखोगे दत्त में क्या दिया गया है, किरण QS यह कोण PQR का समद्विभाजक है। देखोगे QS ये वाली जो भुजा है, रेखा है, वो क्या है, कोण PQR का समद्विभाजक है। तो कोण के समद्विभाजक पर कोई बिंदु A स्थित है। यहाँ पे देखोगे ये बिंदु यहाँ पे A स्थित है। अब क्या बोल रहा है, रेख AB लंब है किरण QP पे। AB जो है लंब है किरण QP पे और AC लंब है QR पे। तो हमको सिद्ध क्या करना है, AB सर्वांग सम रेख AC। मतलब जो हमको ये क्या सिद्ध करना है, AB जो है वो AC के बराबर है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति में क्या बोला गया है, त्रिभुजों की सर्वांग समता की उचित कसौटी का उपयोग करके उत्पत्ति लिखिए। मतलब इसको आप लोगों को लिखना है। यहाँ पे क्या बोला गया है, सर्वांग समता की उचित कसौटी। अब इसमें कौन सी कसौटी से सिद्ध होगा, तो हम लोग क्या लेते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं ABQ और ACQ। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABQ तथा त्रिभुज ACQ में। अब इसमें क्या क्या आएगा चेक करते देखोगे, AQ और AQ दोनों बराबर है, सर्वांग में। यहाँ पे लिखेंगे रेख AQ सर्वांग सम रेख AQ। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सामान्य भुजा, ये आएगा सामान्य भुजा। अब उसके बाद में यहाँ पे देखोगे कोण पकड़ते हैं। कोण कौन सा पकड़ोगे, ABQ और ACQ। कोण ABQ सर्वांग सम कोण ACQ। इसका रीजन क्या लिखोगे, प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक 90 अंश। अब उसके बाद में देखोगे AQB ये वाला कोण और AQC ये वाला कोण। कोण AQB सर्वांग सम कोण AQC
सी। ये क्यों आ जाएगा, यहाँ पे लिखोगे किरण क्यू ए, यह कोण पी क्यू आर का समद्विभाजक है, ऐसे ही लिखोगे का समद्विभाजक है, इस तरीके से आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी क्यू सर्वांग सम त्रिभुज ए सी क्यू। अब इसका देखोगे ये सर्वांग सम त्रिभुज तो हो गया, इसमें कसौटी कौन सी लग रही है, तो यहाँ आपसे चेक करेंगे। देखोगे हमने पहले क्या लिया, ये वाला एक कोण लिया है, फिर ये कोण लिया है और ये वाली भुजा लिया है, मतलब क्या हो गया, कोण कोण और भुजा। तो इसको सीरियली पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, भू को कसौटी हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे भू को कसौटी से ये सिद्ध हो गया। जब देखोगे भू को कसौटी से सिद्ध हो रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं ना, ए बी सर्वांग सम रेख ए सी। देखोगे ये क्या हो जाएगा, रेख ए बी सर्वांग सम रेख ए सी। इसका क्या कारण बनेगा, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा, यही बनेगा, ये इसका कारण बन गया। देखो यही तो सिद्ध करना था, ए बी सर्वांग सम ए सी, यही सिद्ध करना है ना, रेख ए बी सर्वांग सम रेख ए सी। तो कहने का क्या मतलब है, इसका उत्पत्ति को आपको थोड़ा सा ध्यान में रख करके इसकी उत्पत्ति धीरे धीरे आप लोग लिख सकते हैं। अब हम अगला करते हैं। अब इसमें क्या दिया गया है, भाग 2 में देखोगे इसी का उल्टा दिया गया है, कोण की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस कोण के समद्विभाजक पर होता है। यहाँ पे देखोगे जो ये वाली दूरी थी ए बी और ए सी, ये अब हमको बराबर बराबर दे दिया गया है और हमको सिद्ध क्या करना है, बी क्यू ए। देखोगे ये वाला कोण सी क्यू ए के सर्वांग सम है, ऐसा हमको सिद्ध करना है, तभी तो आएगा ना कोण के समद्विभाजक है। मतलब ये जो है, ये जो रेखा गई है क्यू डी, ये जो है पी क्यू आर का समद्विभाजक है, इस तरीके से हमको सिद्ध करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दत्त में क्या आएगा, कोण पी क्यू आर के अंतः भाग में कोई भी बिंदु ए इस प्रकार लो कि ए सी लंब है रेख क्यू आर पर। देखोगे यहाँ पे ए बिंदु लिया और ए सी लंब है क्यू आर पे और ए बी लंब है क्यू पी पे। देखोगे रेख ए बी लंब है क्यू पी पे और ए बी बराबर ए सी है, मतलब यहाँ पे ए बी ए सी के बराबर है। तो सिद्ध क्या करना है हमको, साध्य में क्या दिया गया, किरण क्यू ए यह कोण पी क्यू आर का समद्विभाजक है। जो क्यू ए है वो क्या है, पी क्यू आर का समद्विभाजक है, अर्थात बी क्यू ए बराबर सी क्यू ए। मतलब ये दोनों कोणों को हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर है। तो उत्पत्ति में क्या बोला गया, त्रिभुजों की सर्वांग समता का उचित कसौटी का उपयोग करके उत्पत्ति लिखिए। हमको इसकी भी उत्पत्ति लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा त्रिभुज आ जाएगा, देखोगे त्रिभुज ए बी क्यू और त्रिभुज ए सी क्यू। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी क्यू तथा त्रिभुज ए सी क्यू में। अब यहाँ पे देखोगे आएगा क्या, सबसे पहले यहाँ पे देखोगे ए बी और ए सी हमको दिया गया है दत्त में है। यहाँ पे लिखोगे रेख ए बी सर्वांग सम रेख ए सी। इसका कारण क्या लिखोगे, यहाँ पे दत्त लिख दिया। अब यहाँ पे कोण ए बी क्यू और कोण ए सी क्यू, कोण ए बी क्यू सर्वांग सम कोण ए सी क्यू। इसका कारण क्या हो जाएगा, ये दत्त में दिया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं ए क्यू और ए क्यू सामान्य भुजा है। यहाँ पे लिखेंगे रेख ए क्यू सर्वांग सम रेख ए क्यू, ये क्या है, सामान्य भुजा है। तो अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज ए बी क्यू सर्वांग सम त्रिभुज ए सी क्यू, ये कौन सी कसौटी लगेगी, देखोगे यहाँ पे ये 90 अंश का है, इसके ठीक सामने यहाँ पे कर्ण दिया गया है और ये भुजा दिया गया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्ण भुजा कसौटी से।
कर्ण भुजा कसौटी से ये सिद्ध हो जाएगा। जब ये सिद्ध हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी क्यू ए और सी क्यू ए ये बराबर हो जाएगा। कोण बी क्यू ए सर्वांग कोण सी क्यू ए, इसका कारण क्या बनेगा, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत कोण। तो हम लोग यही तो हमको यहाँ पे देखो कि सिद्ध करना है, बी क्यू ए सर्वांग सम सी क्यू ए, तो यही तो सिद्ध हो जाएगा ना। तो क्या सिद्ध होगा हमारा, प्रत्येक बिंदु उस कोण के समद्विभाजक पर होता है, मतलब ये वाली जो बिंदु है ये इसके समद्विभाजक पर होता है। अब क्या बोला गया है, थोड़ा याद करें। देखो आकृति में दिया गया, आकृति में दर्शाया अनुसार भुजा एक्स जेड जो है वो एक्स वाई से बड़ा है, इस प्रकार का त्रिभुज एक्स वाई जेड बनाए, मतलब एक्स वाई जेड बना दिया। और यहाँ पे जो एक्स जेड है वो क्या है, ये बड़ा है और एक्स वाई जो है छोटा है। कहने का क्या मतलब है, एक्स जेड जो है एक्स वाई से बड़ा है, इस प्रकार का बना है। और यहाँ पे क्या बोला गया, कोण जेड तथा कोण वाई मापिए। जब ये बन जाएगा तो यहाँ पे देखो कि जब ये कोण जेड मापेंगे ना और यहाँ पे ये कोण वाई को मापेंगे तो हरदम क्या आएगा, कोण वाई ये बड़ा हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, जब भी जो भी भुजा बड़ा रहेगा उसके ठीक सामने वाला जो कोण रहेगा वो भी बड़ा रहेगा, और जब भुजा छोटी रहेगी उसके ठीक सामने वाला जो कोण रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, छोटा होगा। अब यहाँ पे देखो कि क्या बोला गया है, आओ जाने। क्या दिया गया है, त्रिभुज के भुजाओं तथा कोणों में असमानता का गुणधर्म, वही चीज है। अब यहाँ पे देखो कि प्रमेय में क्या बोला गया है, यदि त्रिभुज की दो भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से बड़ी हो तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण छोटी भुजा के सम्मुख कोण से बड़ा होता है। तो कहने का क्या मतलब है, इस तरीके से एक त्रिभुज बनाएंगे, ये वाला भुजा अगर बड़ा है और ये वाली भुजा अगर छोटी है तो उसकी जो सम्मुख कोण रहेगी तो बड़ी वाली भुजा का जो रहेगा ये कोण भी बड़ा रहेगा, उसके सामने वाला कोण, और छोटी वाली जो भुजा रहेगी उसके भी सामने वाली कोण जो हो जाएगी वो छोटी होगी। ये चीज यहाँ पे दिया गया है। तो इसके दत्त में क्या लिखेंगे, इसको सिद्ध किया गया। पहले यहाँ पे देखोगे त्रिभुज एक्स वाई जेड में, देखोगे एक्स वाई जेड में भुजा एक्स जेड जो है बड़ा है एक्स वाई से। देखोगे एक्स जेड ये यहाँ से यहाँ तक का ये क्या है, ये है बड़ा है, ऐसा हम लोग समझ के चलते हैं। ठीक है, ये बड़ा है और एक्स वाई छोटा है। तो हमको सिद्ध क्या करना है कि एक्स वाई जेड बड़ा होना चाहिए एक्स जेड वाई से। देखोगे बड़े के ठीक सामने कौन सा कोण है, ये वाला कोण जो है ये हरदम क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और जेड वाला जो कोण है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ऐसे ही बनेगा। तो यहाँ पे देखोगे रचना में क्या दिया गया, भुजा एक्स जेड पर बिंदु P इस प्रकार ले कि एक्स वाई बराबर एक्स पी। देखोगे एक्स जेड पर बिंदु P ये यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई बराबर एक्स पी आ जाएगा, और रेख वाई पी खींचे, ये हमने वाई पी यहाँ पे खींच दिया। तो कहने का क्या मतलब, देखोगे ये वाला जो भुजा है ये वाले भुजा के बराबर आ गया है। तो इसके उत्पत्ति में क्या बनेगा, त्रिभुज एक्स वाई पी में सबसे पहले हम लोग कौन सा लेते हैं, ये छोटा वाला त्रिभुज है एक्स वाई पी में। ये त्रिभुज में अगर हम लोग लेते हैं तो एक्स वाई बराबर एक्स पी है, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर दिया गया। तो इसके सामने कौन सा कोण आएगा, ये वाला कोण आएगा, और इसके सामने कौन सा कोण आएगा, ये वाला कोण आएगा। अब ये जो दोनों कोण है एक्स वाई पी और एक्स पी वाई, देखोगे एक्स वाई पी बराबर एक्स पी वाई, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, मतलब ये भुजा के सामने वाला कोण एक्स पी वाई और ये भुजा के सामने वाला कोण एक्स वाई पी, ये क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों बराबर आएगा। पहला चीज तो ये हमको हरदम ध्यान में रखना पड़ेगा। अब क्या बोल रहा है, कोण एक्स पी वाई या त्रिभुज वाई पी जेड का बहिष कोण है। देखोगे वाई पी जेड मतलब ये वाला कोण जो बड़ा वाला कोण है, ये यहां से ये वाला कोण, ये वाले कोण का एक्स पी वाई ये वाला क्या है, देखोगे ये वाले त्रिभुज का ये वाला कोण क्या बन रहा है, बहिष कोण बन रहा है।
यहाँ पे देखोगे 22 कोण है। जब देखोगे ये वाला कोण इसका 22 कोण है तो क्या हो जाएगा, एक्स पी वाई बड़ा हो जाएगा पी जेड वाई से। ये तो हमने सीखा है 22 कोण के प्रमेय से। जो ये वाला कोण रहेगा वो क्या हो जाएगा, इससे बड़ा है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, ये वाला कोण इससे बड़ा हो गया, ये तो हमारा 22 कोण से सिद्ध हो गया। ये वाला कोण इसके भी तो बराबर है ना, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखोगे यहाँ पे एक्स वाई पी और यहाँ पे एक्स पी वाई है, तो एक्स पी वाई के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या है, एक्स वाई पी। तो यहाँ पे लिख लेंगे कोण एक्स वाई पी बड़ा है कोण पी जेड वाई से। इस तरीके से सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे एक्स वाई पी जो है वो पी जेड वाई से बड़ा है। जब यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ये वाले कोण से सिर्फ इतना कोण बड़ा है और इसमें और ये कोण भी तो ऐड होगा ना, ये पूरा एक्स वाई पी हमको सिद्ध करना है, तो ये पूरा का पूरा कोण जब ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला कोण पूरा बड़ा हो जाएगा। देखोगे यहाँ पे भी वैसे लिखा है एक्स पी वाई बड़ा है पी जेड वाई से, 22 कोण का प्रमेय। तो यहाँ पे एक्स वाई पी बड़ा हो जाएगा पी जेड वाई से। अब यहाँ पे देखोगे एक्स वाई पी और पी वाई जेड ये दोनों ऐड करना है ना, देखोगे एक्स वाई पी और पी वाई जेड ये दोनों को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो ये दोनों को जब जोड़ोगे तो ये पी जेड वाई से हरदम बड़ा आएगा। तो इसीलिए बोला गया है कि एक्स वाई जेड बड़ा है पी जेड वाई से, या बोला जा सकता है एक्स वाई जेड बड़ा है एक्स जेड वाई से। यहाँ पे देखोगे ये जो पी जेड वाई था तो उसी को हमने क्या लिख दिया, एक्स जेड वाई लिख दिया, और यहाँ पे एक्स वाई जेड आ गया, एक्स वाई जेड बड़ा हो जाएगा एक्स जेड वाई से। अब ये वाला प्रमेय क्या बोलता है, त्रिभुज के दो कोणों के माप असमान हो तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा छोटे कोण की सम्मुख भुजा से बड़ी होती है। मतलब उसी का उल्टा करना है। जैसे यहाँ पे क्या बोला गया, दो कोण दिया गया है, ठीक है, ये एक कोण दिया गया है और ये वाला बड़ा वाला कोण दिया गया है। तो बड़े कोण की जो सम्मुख भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और छोटे कोण की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी छोटी हो जाएगी। अब इसको किस तरीके से सिद्ध किया गया है वो हम देखते हैं। इस प्रमेय को अप्रत्यक्ष पद्धति से सिद्ध कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हो गया, जो नहीं है पहले उसको ही हटा दो, नीचे दी गई उपपत्ति में रिक्त स्थानों की पूर्ति करके उपपत्ति पूर्ण कीजिए। मतलब इसका उपपत्ति हमको दिया गया है, इसको हमको सिर्फ पूरा करना है। तो दत्त में क्या दिया गया, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बड़ा है कोण सी से। ये कोण बी क्या है, इसको लिख लेते हैं, ये बड़ा है कोण सी से। कोण बी क्या है, कोण सी से बड़ा है। तो हमको सिद्ध क्या करना पड़ेगा, कोण बी के ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ए सी। ए सी हमको क्या बताना है, ए सी बड़ा होना चाहिए। तो देखोगे ए सी बड़ा है ए बी से, और कोण सी के सामने क्या है, ए बी है, तो ए सी जो है ए बी से बड़ा होना चाहिए। तो इसकी उत्पत्ति में क्या दिया गया, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी तथा भुजा ए सी की लंबाई निम्नलिखित में से एक और केवल एक संभावना होती है। तो इसमें क्या क्या संभावना नहीं होती है पहले वो लिखते हैं। पहला क्या दिया गया, ए सी छोटा है ए बी से, और दूसरी संभावना क्या लिखते हैं, ए सी बराबर है ए बी का, और तीसरा संभावना क्या रहेगा, ए सी बड़ा है ए बी से। इस तरीके से इसकी केवल 3 संभावना होती है। 3 में से अगर हम लोगों को एक संभावना सिद्ध करना है तो हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये वाली संभावना जो है गलत है और ये वाली संभावना गलत है। अगर ये हमने सिद्ध कर दिया तो सिर्फ यही बचेगा, ए सी बड़ा है ए बी से। तो ये जो पहला संभावना है पहले वही देख लेते हैं, ए सी छोटा है ए बी से। तो यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया, ए सी छोटा है ए बी पर। हम लोग एक्चुअल में ये बड़ा है, हम लोग इसको क्या मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि ये है छोटा। तो इसके जो सामने वाला कोण रहेगा ये भी क्या हो जाएगा, ये भी छोटा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या दिया गया है, त्रिभुज की असमान भुजाओं में बड़ी भुजा का सम्मुख कोण छोटी भुजा के सम्मुख कोण से बड़ा होता है। ये तो हमको पता है। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, कोण सी बड़ा हो जाएगा ना। एक्चुअल में जब ये ए सी हम लोग छोटा पकड़ेंगे तो ये कोण बी छोटा हो जाएगा, तो बड़ा कौन सा होगा, कोण सी होगा। यहाँ पे कोण सी बड़ा हो जाएगा कोण बी से। लेकिन हमको क्या दिया गया, कोण सी जो है कोण बी से छोटा है, ऐसा हमको दिया गया। तो ये असंगत है, इसलिए लिखेंगे ए सी छोटा है ए बी से,
ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये तो पहला नंबर वाला खत्म हो गया, ये गलत हो गया, ये हमने गलत प्रूफ कर दिया। अब दूसरे में क्या दिया गया है, AC बराबर है AB पर। यहाँ पे लिखते हैं दूसरे में क्या दिया गया है, AC बराबर है AB पर। जब देखोगे AC और यहाँ पे AB ये अगर बराबर रहेगा तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, तो कोण B बराबर कोण C हो जाएगा। लेकिन हमको क्या दिया गया है, कोण B बड़ा है कोण C से। ये क्या दिया गया, दत्त में दिया गया। पुनः यहाँ विसंगति निर्माण हो रही है, इसलिए AC बराबर AB यह असंगत है, मतलब ये भी गलत हमने प्रूफ कर दिया। तो बचा क्या, ये भी गलत हो गया, तो बचेगा क्या हमारे पास, AC बड़ा है AB से। तो यहाँ पे हो जाएगा इसलिए AC बड़ा है AB पर, यही एक संभावना बचती है, इसलिए AC बड़ा है AB पर। इस तरीके से इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हमको प्रूफ कर देना है जो 3 संभावना है, 3 में से 2 को गलत साबित कर दो, तो जो एक बचे रहेगा वही सही रहेगा। अब यहाँ पे देखोगे, थोड़ा याद करें, मीन्स 8वीं में ये वाला सवाल हमने किया था, इस तरीके से सवाल हमको दिया गया था 8वीं में। तो यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है, पिछली कक्षा में हमने एक कृति की थी जिसके आधार पर हमने त्रिभुज का एक गुणधर्म देखा था, उसे याद कीजिए। तो इसमें देखोगे त्रिभुज का एक गुणधर्म कौन सा था, ये पाइथागोरस का प्रमेय था ना। पाइथागोरस के प्रमेय में ही ऐसा दिया गया था ना, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। तो संलग्न चित्र में दर्शाए अनुसार स्थान A पर एक दुकान है, समीर C स्थान पर खड़ा है। ये देखोगे यहाँ पे A पे एक दुकान है और समीर यहाँ पे खड़ा हुआ है। दुकान में पहुंचने के लिए उसने C से B से A इस पक्की सड़क की बजाय C से डायरेक्ट A मार्ग चुना, क्योंकि उसे लगा कि यह मार्ग कम लंबाई का है। जैसे अगर ये C से B पे जाएगा फिर B से A पे ऐसा आएगा, उससे बढ़िया उसने क्या किया, उसके बजाय ये C से उसने डायरेक्ट A पे चुना। उसे लगा कि ये की लंबाई कम है, इसकी लंबाई कम है। उसे त्रिभुज के किस गुणधर्म का ध्यान आया होगा, देखोगे इसको क्या ध्यान में आया होगा कि AC जो है वो AB धन B से छोटा है, ऐसा ध्यान में आया होगा ना, तभी तो छोटे मार्ग पे गया। वही चीज यहाँ पे भी लिखा है, त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो यहाँ पे जो ये वाला भुजा है, कोई भी 2 पकड़ो, जैसे सपोज मैं यहाँ पे इस तरीके से लेता हूं ABC। अगर मैं बोलूंगा AC जो है, अगर AC पकड़ते हो तो वहां पे AB और BC का जो प्लस करोगे ये दोनों बड़ा रहेगा। अगर मैं AB पकड़ता हूं तो AC और BC का जो प्लस रहेगा वो बड़ा रहेगा। अगर मैं BC पकड़ता हूं तो AB और AC का जो प्लस रहेगा वो बड़ा रहेगा। तो इसके प्रमेय में भी देखोगे दिया गया है, त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाइयों का योगफल तीसरी भुजा के लंबाई से अधिक होता है। सिर्फ हमको ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखोगे दत्त में दिया गया है, त्रिभुज ABC किसी एक प्रकार का त्रिभुज है, कैसा भी त्रिभुज रहे उससे कोई भी हमारा मतलब नहीं है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, AB धन AC जो होगा वो BC से बड़ा होगा, AB धन BC जो होगा वो AC से बड़ा होगा, और AC धन BC जो होगा वो AB से बड़ा होगा। ऐसा हमने अभी ABC बना करके देखा है। तो इसके रचना में क्या बोल रहा है, किरण BA पर बिंदु D इस प्रकार ले कि AD बराबर AC है। तो BA पर बिंदु D इस प्रकार लिया गया है कि AC बराबर है AD के। सिर्फ इतना ही अभी तक हम लोग लेते हैं रचना में। तो यहाँ पे देखते हैं उत्पत्ति में क्या दिया गया, त्रिभुज ACD में, ACD कहाँ है पहले वो पकड़ते हैं। देखोगे ACD ये वाला त्रिभुज लेते हैं, तो ये हो जाएगा AC बराबर AD, ये हमको दिया गया। देखो AC बराबर AD हमको दिया गया है, और यहाँ पे कोण ACD बराबर कोण ADC। देखोगे AD ये हमको दिया गया था, इसके ठीक सामने वाला कोण क्या आ जाएगा ACD, और AC के ठीक सामने वाला क्या आ जाएगा ADC। ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखोगे कोण ACD बराबर कोण ADC सर्वांग समभुजाओं के सम्मुख कोण, जो सर्वांग समभुजा दिया गया उसका सम्मुख कोण भी बराबर होता है। हमको इतना तो पता है। तो अब यहाँ पे देखोगे ACD, देखोगे यहाँ पे ACD
और यहाँ पे ले लेते हैं ACB। ये दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, ये दोनों कोण को जोड़ देते हैं। देखो कि कौन कौन सा, ACD और ACB। तो ये दोनों कोण जब इसमें जोड़ दिया जाएगा तो ये ADC से बड़ा हो जाएगा। देखोगे ये तो इसके बराबर था, ठीक है, यहां तक इसके बराबर था। किसके बराबर था? ADC के बराबर था। लेकिन जब इसको जोड़ दोगे तो ये अपने आप बड़ा हो जाएगा ना, ये वाला कोण क्या हो जाएगा? ये वाला कोण ये बड़ा हो जाएगा, इससे तो बड़ा होगा, कोण ADC से बड़ा हो जाएगा। तो ACD प्लस ACD और ACB, तो ये दोनों कोणों को मिलाकर के क्या बन जाएगा? BCD बनेगा। तो यहाँ पे देखोगे इसके जगह पे क्या लिख दिया है? कोण BCD बड़ा है कोण AD से। ये तो प्रूफ हो गया हमारा। कहने का क्या मतलब, ये वाला इसके बराबर था तो इसमें ये वाला ऐड कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो BCD, देखोगे BCD के सामने वाली भुजा क्या है? ये देखो BD है। ये क्या हो जाएगा? भुजा BD बड़ा हो जाएगा भुजा BC से। देखोगे D के सामने वाली भुजा क्या थी? BC है, तो ये BC से BD हमारा बड़ा हो जाएगा। त्रिभुज के बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है। भुजा देखोगे यहाँ पे क्या है? BD है। BD में कौन कौन सी भुजा है? BA है और यहाँ पे AD है। यहाँ पे BA धन AD लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे AD बराबर AC है क्या? हमने यहाँ पे मान लिया है AC बराबर AD, तो यहाँ पे AD बराबर AC लिख सकते हैं क्या? AD के जगह पे हमने लिख दिया AC। तो कहने का क्या मतलब है? AB और यहाँ पे AC, ये दोनों का टोटल करोगे तो ये क्या हो जाएगा? BC से बड़ा हो जाएगा। तो ये तो सिद्ध हो गया BA प्लस AC बड़ा है BC से। ये कौन सा सिद्ध हुआ? पहला वाला सिद्ध हो गया। उसी तरीके से दूसरा वाला भी कर सकते हैं और उसी तरीके से तीसरा वाला भी कर सकते हैं। तो वही चीज दिया गया, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि AB प्लस BC जो है बड़ा है AC से और BC प्लस AC बड़ा है AB से। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे बेसिक पार्ट खत्म हुआ। सो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 3.4 का बेसिक पार्ट मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।